आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा आप सभी का अपने YouTube चैनल एडू फर्स्ट में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ वो है गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या इसे समग्र आकृति का सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने लर्निंग थ्योरीज की बात की, जिसमें हमने थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी और पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे डिस्कशन किया था। ये भी एक लर्निंग का तरीका है, इंसाइट थ्योरी या फिर लर्निंग बाय इंसाइट हम इसे कह सकते हैं। अंतर्दृष्टि या सूझबूझ द्वारा सीखना, ये जो अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना है ये गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट्स की देन है, जो गेस्टॉल्ट वादी हम इन्हें कह सकते हैं, उनकी देन है। गेस्टॉल्ट वादी एक संप्रदाय है, गेस्टॉल्ट का एक संप्रदाय है जो कि ये मानता है कि एक गेस्टॉल्ट या आकृति एक समग्र होती है जिसकी विशेषताएं पता लगाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट्स जो हैं ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट्स हैं, और इनमें जो नाम सुनते हैं हम लोग वो वर्दीमर, कोहलर, कॉफका के नाम हमें सुनाई पड़ते हैं। ये जो गेस्टॉल्ट वादी हैं इनमें जो वर्दीमर हैं वो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, यानी कि संस्थापक पिता कह सकते हैं, जनक कह सकते हैं, जिन्होंने गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी को शुरू किया। तो इंसाइट या फिर गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, अगर हम इसमें बात करें तो गेस्टॉल्ट जो शब्द है, हिंदी में भी इसे गेस्टॉल्ट लिखते हैं हम, तो ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है होल, अर्थात समग्र, एक एज अ होल, जिसे पूरी तरह से हम देखते हैं, टोटल पैटर्न कह सकते हैं या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। होल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द पार्ट्स। यहाँ पर एक जो इसकी विशेषता है वो है कि टुकड़ों से ज़्यादा समग्र रूप से जो वस्तु प्रस्तुत की जाती है उसका अधिक महत्व है। अब गुड भी इसके बारे में कहते हैं, जो सीवी गुड है वो भी बताते हैं कि ये जो सूझ है ये क्या होती है। इंसाइट के बारे में इन्होंने बताया, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान। जो भी वास्तविक स्थिति है, एग्जैक्ट सिचुएशन है, उसमें अचानक ही कोई फिक्स या कोई उसी समय जो हमें नॉलेज मिलती है वो इंसाइट होती है, वो ही अंतर्दृष्टि होती है। इसका मैं एक आपको पहले उदाहरण बता दूं ताकि आपको ये थ्योरी समझने में आसानी होगी। कि एक कोई समस्या होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपने सुना होगा, समस्या समाधान, कि उसके अंतर्गत कोई समस्या आपके सामने आती है, आप उसके समाधान के लिए प्रयास करते हैं। तो जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, समाधान नहीं निकाल पाते हैं तो थक भी जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, लेकिन माइंड में वही चीज़ चलती रहती है। तो फिर अचानक से एक बिजली सी कौंधती है या कुछ एक सूझ सी उत्पन्न होती है आपके मस्तिष्क में कि उसका समाधान आप निकाल पाते हैं, तो यही कहलाती है इंसाइट, यानी कि इसे हम सूझ कहते हैं, जो अचानक ही उत्पन्न होती है और जो उस समय का ज्ञान है वो हमें अचानक ही पता चलता है, हम उसके बारे में जान पाते हैं। तो लर्निंग बाय इंसाइट की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तो इसका क्या अर्थ होता है, सडन ग्रास्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन, कि कोई भी कुछ भी सॉल्यूशन है वो एकदम से ही आता है, उसका कोई भी समस्या का समाधान एकदम ही आता है। और फ्लैश ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम से कुछ फ्लैश होता है, कोई चीज़ समझ में आ जाती है, विदाउट एनी प्रोसेस ऑफ ट्रायल एंड एरर, कि आप उसमें ट्रायल एंड एरर नहीं करते हैं। जैसे थॉर्नडाइक ने कहा था कि बहुत प्रयास करता रहेगा, गलतियां करता रहेगा, सीखता रहेगा, लेकिन बहुत वो नहीं करते हैं। तो अंतर्दृष्टि से जो सीखने का अर्थ लिया है वो है कि परीक्षण और त्रुटि की प्रक्रिया के बिना ही समाधान अचानक आपकी समझ में आ जाता है, अचानक ही आपको उसके बारे में आइडिया आ जाता है कि ये सॉल्यूशन होगा, बजाय कि इसके कि आप बार बार उसकी गलतियां करते जाएं, गलतियों से सीखते जाएं। कॉलर का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉलर के एक्सपेरिमेंट को ही हम ले रहे हैं। कॉलर, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया, वर्दीमर, कॉफका, कॉलर, ये जो है
ये गेस्टॉल्ट वादी हैं और इन्हीं गेस्टॉल्ट वादियों में कॉलर का एक्सपेरिमेंट प्रसिद्ध है। दरअसल इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट चिंपैंजी पर किए थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे कैनरी आइलैंड पर 1913 से 17 के बीच में। और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन्होंने एक बुक भी निकाली, मेंटालिटी ऑफ एप्स करके, और वो 1925 में पब्लिश हुई, और जिसमें कि जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनके रिजल्ट्स इस बुक में मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि कॉलर का एक्सपेरिमेंट क्या था इनसाइट लर्निंग के बारे में। दरअसल उन्होंने एक चिंपैंजी को लिया था और उसका नाम था सुल्तान। उनके पास और भी चिंपैंजी थे, तो लेकिन उन चिंपैंजी में उन्होंने ये देखा कि जो सुल्तान है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है और ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, और बाकी के जो एप्स थे, चिंपैंजीज थे, वो सुल्तान को देखने के बाद फॉलो कर पा रहे थे लेकिन खुद से नहीं वो कर पा रहे थे जिस लेवल तक सुल्तान था। तो यहाँ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए सुल्तान को लिया। आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे, ये दो पिक्चर्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे 3 सिचुएशन दी गई है। पहली सिचुएशन में क्या है, जो सुल्तान है उसे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया, और पिंजरे में अंदर बंद करने के बाद ऊपर टॉप पर, रूफ पर जो छत है वहाँ पे बनानास, जो केले हैं, उनको लटका दिया गया, और वहीं पर आसपास में बॉक्स रखा था। तो उसकी हाइट इतनी थी। पहले तो उसको क्योंकि भूख लगी थी, हमने ये वाला भी यहाँ पर आता है, जैसे पैवलव का कुत्ता भूखा था, थॉर्नडाइक की बिल्ली भूखी थी, तो यहाँ चिंपैंजी जो सुल्तान है वो भी भूखा है। तो उसे भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, और वो देखता है कि टॉप पे केले लटके हुए हैं और वो उछल करके उन्हें लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता। तो ऐसे ही वो इधर उधर थोड़ा सा जैसे मैंने अभी कहा ना आपसे कि समस्या थी कि भूख लगी है और भोजन सामने, उसको लेना है। अब उसने प्रयास किया उसके लिए, उसको पाने के लिए, लेकिन जब नहीं पा पाया तो वो थक गया और बैठ गया। तो अचानक से वो जैसे वही केज में देख रहा है, पिंजरे में, कि क्या क्या रखा है, तो वहाँ उसने एक बॉक्स पड़ा हुआ देखा, तो उसको एकदम से सूझ आई, अंतर्दृष्टि उसके अंदर उत्पन्न हुई, इनसाइट डेवलप हुई। उसने उस बॉक्स को वहाँ रखा, बॉक्स के ऊपर चढ़ा और उछल के उसने केले ले लिए। तो ये पहली सिचुएशन थी। फिर उसके बाद दूसरी सिचुएशन में जो केले हैं उनकी हाइट को और बढ़ा दिया गया, केले और ऊंचे कर दिए गए, और अब वहाँ पर एक बॉक्स की जगह 2-3 बॉक्स रख दिए गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सेम सिचुएशन है, चिंपैंजी भूखा है, उसे भूख लगी है, केले दिख रहे हैं, जंप किया, उसे नहीं मिला, उसे केले नहीं मिले। अब उसने जो बॉक्सेस हैं उनको एक के ऊपर एक रखा, पहले एक रखा, फिर उसने कूदने की कोशिश की, उससे नहीं हुआ, फिर दूसरा उसके ऊपर बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की। तो इस तरह से जो 2-3 बॉक्सेस वहाँ पर थे, उसने एक के ऊपर एक रख करके वो केले तक पहुँच गए। ये दूसरी सिचुएशन थी। तीसरी सिचुएशन में जो सुल्तान है वो पिंजरे के अंदर था, लेकिन जो केले थे वो पिंजरे के बाहर रख दिए थे, और इतनी दूरी पर थे कि उसका हाथ तो जा नहीं रहा था। तो वहीं पे उसके पिंजरे के अंदर ही 2 स्टिक्स रखी हुई थी, 2 छड़ियाँ थी, और वो इस तरह से की थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी। तो पहले उसने क्या किया कि एक जैसे छोटी छड़ी ली, उसको उसकी हेल्प से निकालना चाहा, उसे केले नहीं मिले, क्योंकि हाथ मार के वो थक गया था, उसे हाथ मारने से केले नहीं मिल रहे थे। वो छोटी छड़ी को लिया, उससे किया, उससे भी केले उसके पास नहीं है। फिर उसने बड़ी छड़ी को लिया, छोटी को छोड़ दिया, बड़ी को लिया, बड़ी से किया तो भी केले पास नहीं है। तो वो उसको अब ये लगा कि इन दोनों से तो कुछ हो नहीं रहा, तो वो एकदम ही थक गया, बैठ गया, और वो जो स्टिक्स हैं उनसे खेलने लग गया। तो एक्चुअल में वो जो स्टिक्स थी एक हॉलो थी, जैसे एक के अंदर एक फिट हो जाती है, तो ऐसे खेल खेल में ही उसकी दोनों स्टिक फिट हो गई आपस में। तो उसने देखा ये तो बड़ी हो गई स्टिक, फिर उसने उस बड़ी वाली जो स्टिक थी, जो बढ़ गई थी, उसको पिंजरे के बाहर निकाला और केलों को अपनी तरफ खींच लिया, और वो सक्सेसफुल हो गया।
तो ये 3 तरह की सिचुएशंस कॉलर ने यहाँ पर लिए हैं कि एक तो सुल्तान केज के अंदर है और केले लटके हुए हैं, एक बॉक्स अंदर है। दूसरी सिचुएशन में बॉक्स की संख्या 2 से 3 हो जाती है। तीसरी सिचुएशन में केले पिंजरे के बाहर आ जाते हैं और उसको स्टिक्स दी जाती है जो कि जुड़ जाती है, लेकिन उसका पता सुल्तान को नहीं है। लेकिन वो खेल खेल में ही उसकी स्टिक्स जुड़ जाती है और अचानक से ही वो उसका इस्तेमाल केले को प्राप्त करने में लगाता है। इस थ्योरी से किस तरह के फैक्ट्स हमारे सामने आते हैं देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हम होल की बात कर रहे हैं, समग्र की बात कर रहे हैं। तो एक जो यहाँ पे पॉइंट निकल कर आता है कि पूरी स्थिति को समग्र रूप से देखना, कि अगर पहले चिंपैंजी ने क्या किया, एक नॉर्मल सी स्थिति उसके सामने उत्पन्न की गई कि उसको केले लेने हैं और वो उछल करके ले रहा है, नहीं प्राप्त कर पाया। लेकिन उसने क्या किया कि वहाँ पे जो अवेलेबल चीज़ें थी, जैसे कि बॉक्स अवेलेबल था या किसी टाइम पे रॉड्स थी, जो छड़ियाँ हैं, स्टिक्स थी, वो अवेलेबल थी। तो सभी को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों को एज अ होल देखा। तो इस थ्योरी से जो फैक्ट निकल के आता है वो ये है कि सिचुएशन को एज अ होल देखना चाहिए, पूर्ण रूप से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ जो निकल के आती है कि यहाँ पर जो ट्रायल और एरर थ्योरी है लर्निंग की, उसका यूज़ मिनिमाइज करना चाहिए, उसको कम करके यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर क्या हुआ है कि रेलेवेंट रिलेशनशिप्स देखने हैं, अवेलेबल चीज़ें क्या है, पूरी सिचुएशन को देखना है, समझना है और एक्ट इंटेलिजेंटली, बुद्धिमानी से आपको काम करना है। तो यहाँ पर इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को यूज़ करने की सलाह नहीं दी है। इन्होंने कहा है कि सिचुएशन को एज अ होल समझिए और फिर इंटेलिजेंटली एक्ट करिए। फिर इन्होंने कहा कि मोटिव या पर्पस जो है वो सेंट्रल रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। मोटिव यानी कि हम कह सकते हैं कि कारण क्या है, पर्पस उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य नहीं होगा, भूख नहीं लगी होगी, तो चिंपैंजी भी चुपचाप केज में जाके सो जाएगा। उसे भूख लगी थी, इसलिए केले देख करके उसने कोशिश की केलों को प्राप्त करने की। अभी हमने इनसाइट थ्योरी की जैसे हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने पावलोव की बात की थी और थॉर्नडाइक की बात की थी। दोनों ही थ्योरीज में स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हुई थी कि स्टिमुलस को देख करके रिस्पॉन्स आता है। एक स्टिमुलस को देखा तो कैट ने रिस्पॉन्ड किया, और ऐसे ही स्टिमुलस के साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ जब कंडीशन स्टिमुलस जोड़ा तो रिस्पॉन्स कंडीशन हो जाता है। ऐसा पावलोव की थ्योरी में हमने देखा। तो दोनों ही थ्योरी में हम स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स है, इनके रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग को देख रहे हैं। लेकिन इनसाइट थ्योरी इनसे हट करके ये कहती है कि आप केवल स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात नहीं करेंगे, पूरी सिचुएशन को एज अ होल देखिए, पूरी समस्या को एज अ होल पूर्ण रूप से देखिए और फिर उससे आपको समाधान निकालना है। इसके लिए उन्होंने कहा एक्ट इंटेलिजेंटली, कि आपको बुद्धिमानी से इसको करना है, बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर जो हम ये थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसमें जो फैक्टर्स हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जिस पे इंसाइट डिपेंड करती है, इंसाइट अंतर्दृष्टि कैसे उत्पन्न होगी, तो हम देखते हैं कि अंतर्दृष्टि के लिए आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपीरियंस यानी आपका पूर्व अनुभव। आपको कोई भी लर्निंग है, जैसे हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग किया था, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है जब पहले आपने कोई लर्निंग की है और उसी के जैसे कोई आप दूसरी लर्निंग कर रहे हो, तो वो आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपकी इंसाइट को उत्पन्न करने में मदद करते हैं, क्योंकि पहले आप सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेते हो ना। आप क्या करते हो, प्रॉब्लम सामने आती है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो और उन सारे मेथड्स को लगा देते हो जो आपने पहले एक्सपीरियंस किए होते हैं। फिर उसके बाद बात आती है इंटेलिजेंस की, बुद्धिमानी की, कि आपकी
बुद्धिमत्ता कैसी है, आपका इंडिविजुअल जो इंटेलिजेंस आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, वो कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आप चीज़ों की ग्रास्पिंग कितनी जल्दी करते हैं। फिर आप लर्निंग सिचुएशन को देखते हैं, आपके एफर्ट्स काम आते हैं, आप किस तरह से करेंगे, एज अ होल पूरी समस्या को समझते हैं। इसमें एक मेन चीज़ आती है परसेप्शन की, कि आपका परसेप्शन कैसा है, प्रत्यक्षीकरण जिसे हम कहते हैं, कि आपकी पूरी सिचुएशन को लेकर के आप कैसा सोचते हैं। यहाँ पे मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगी कि जैसे एक अंधेरे कमरे में 3-4 लोगों को बंद कर दिया गया और वहाँ पे एक हाथी था और उनसे ये पूछा गया कि बताइए हाथी कैसा है। तो किसी जिसके हाथ में उसका पैर आया तो उसने बोला खंबे जैसा है, जिसके हाथ में सूंड आई उसने बोला पाइप जैसा है, जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा कि सांप जैसा है, जिसके हाथ में उसकी बॉडी आई तो उसने बोला पहाड़ जैसा है। तो फिर उसके बाद जब लाइट ऑन होती है तो देखते हैं कि वो लोग कितने गलत थे, क्योंकि उन्होंने वही बताया जो उन्होंने महसूस किया, लेकिन सच्चाई वो नहीं है। दरअसल सच्चाई वो थी जब लाइट ऑन करने के बाद उन्हें पता चला कि ये तो चारों चीज़ों का मिक्सचर है, कि हाथी जो है ये ओवरऑल ऐसा है। तो परसेप्शन जो है यहाँ पर एज अ होल आपका होता है किसी भी समस्या को लेकर के। फिर इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करें, शैक्षिक नेता कि एज अ टीचर ये थ्योरी आपके लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, कैसे आप क्लासरूम में इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो कोई भी लर्निंग मैटर है, कुछ भी याद करने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है, आप उसको एज अ होल प्रेजेंट करें। पहले एज अ होल प्रेजेंट करें। मान लीजिए कि आप पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताना चाहते हैं, फूल के जो अंग है उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो पहले आप एज अ होल फ्लावर दिखाइए और उस बच्चे को फ्लावर को ऑब्जर्व करने दीजिए। फिर उसके एक एक पार्ट पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले एक पार्ट को लेंगे फिर दूसरे पार्ट को लेंगे और एज अ होल बात नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन बनी रहेगी और वो चीज़ ठीक से याद भी नहीं होगी। तो लर्निंग मैटर जो भी हम प्रेजेंट करते हैं, पहले आपको एज अ होल प्रेजेंट करना चाहिए, फिर उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टॉपिक्स शुड बी कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। लाइक अब हम जैसे इस पेपर की बात करते हैं, साइकोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो चाइल्ड डेवलपमेंट इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो डेवलपमेंट के डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो ये सारे जो डेवलपमेंट हैं, इनको ये सारे के सारे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आएंगे। तो आप दोनों को ही मैच करेंगे तो एक रेलेवेंस आपको नजर आएगी। मान लीजिए कि मैं टॉपिक तो मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट है, उसके अंदर मैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात कर रही हूँ या मैं लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रही हूँ, तो वो बिल्कुल उसके साथ नहीं मैच हो रहा है। तो इसलिए आप यहाँ पे जो भी टॉपिक्स होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कनेक्टेड होने चाहिए, एज अ होल वो टॉपिक हो और एक सब्जेक्ट है एज अ होल और उसके डिफरेंट टॉपिक्स उसके साथ कनेक्टेड होने चाहिए। देन मोटिवेशन, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मोटिव या पर्पस सेंट्रल प्लेस पे है, वो उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पे मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बेटर लर्निंग के लिए। तो जितना अधिक व्यक्ति मोटिवेटेड होगा, बच्चा मोटिवेटेड होगा, तो बहुत अच्छे से सीखेगा। फिर यूजफुल इन कंस्ट्रक्टिव वर्क, जो भी रचनात्मक कार्य है उसमें भी ये थ्योरी काम करती है। कि मान लीजिए जैसे कोई कुछ भी बनाने को दिया गया है, कोई भी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हेल्पफुल इन मैथ्स, आर्ट्स, म्यूजिक एंड लिटरेचर स्टडीज़। तो मैथ्स में तो जैसे समस्या समाधान है, तो कोई प्रॉब्लम दी गई है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो थ्रू इनसाइट भी हो सकती है। लेकिन आर्ट्स और म्यूज़िक की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए आप वेस्ट मटेरियल से कुछ बना रहे हैं, तो जो अवेलेबल वेस्ट मटेरियल है तो आप उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क डेवलप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो लेकिन आप उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि मैं क्या बनाऊंगा,
तो उसमें भी आप किसी समस्या के अंतर्गत तो है ना, तो उसका समाधान ढूंढ रहे हो, तो आपकी इंसाइट वहाँ भी काम करती है कि आप क्या नया बना करके दिखाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम आता है, म्यूज़िक है, आर्ट है, इवन लिटरेचर स्टडीज़ में भी आप ये जो थ्योरी है इंसाइट थ्योरी, ये काम आती है, क्योंकि इंसाइट का अर्थ समझ लीजिए सूझबूझ से है, अंतर्दृष्टि, जो कि एक सिचुएशन ऐसी आती है कि अचानक ही हमारे अंदर उत्पन्न होती है, अचानक से आती है, और ये अचानक से कोई नॉलेज हमारे अंदर आती है, और इसी की वजह से हमारी इंटेलिजेंस भी डेवलप होती है, कल्पना शक्ति, हमारी इमेजिनेशन डेवलप होती है, और तो और हमारी जो तर्क शक्ति है वो भी हमारी डेवलप होती है, जो इंसाइट के माध्यम से। और तो और जो लर्निंग प्रोसेस हम ट्रायल एंड एरर पर था, वो अब शिफ्ट हो गया एक्टिंग इंटेलिजेंटली, कि अब हमें इस थ्योरी में इंटेलिजेंटली एक्ट करना है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए समस्या का समाधान निकालना है, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने में भी ये थ्योरी हमें मदद करती है। तो इस तरह से ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हमने देखे। तो आज हमने एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने इनसाइट थ्योरी के बारे में बात की, जो कि गेस्टाल्टवादियों ने दी है। गेस्टाल्टवादी में नाम आते हैं कोहलर, कॉफका, वर्दीमर। वर्दीमर जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है उनमें उनके फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, संस्थापक जनक माने जाते हैं। उन्होंने चिंपैंजी पर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और सुल्तान उनका चिंपैंजी था जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट था, और उस पर उन्होंने 3 डिफरेंट सिचुएशन में एक्सपेरिमेंट्स किए, और वहाँ पर उन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने ये दिखाया कि लर्निंग जो है केवल ट्रायल एंड एरर के माध्यम से ही नहीं आती है, वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। कंडीशनिंग में भी वो एक बार आ जाएगी और डीकंडीशनिंग के बाद वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो लर्निंग बाय इंसाइट है उसमें हमें बुद्धिमानी का हम प्रयोग करते हैं, अपनी हमारी इंटेलिजेंस यूज़ होती है, हम इंटेलिजेंटली एक्ट करते हैं, इसलिए वो लर्निंग हमारी कह सकते हैं इन जो दोनों लर्निंग्स हैं उनसे बेहतर है ये लर्निंग, और हम लोग क्लासरूम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए जो मेन इसका आइडिया है वो है परसेप्शन एज अ होल, यानी कि समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण, किसी भी सिचुएशन का, समस्या का समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करना है, और उसकी समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करना है। और उसी के प्रयास में ही जब आप थक जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो वही वो प्रक्रिया आपके मस्तिष्क में क्योंकि चलती रहती है, इसलिए एक अंतर्दृष्टि, एक सूझबूझ उत्पन्न होती है, और उसके माध्यम से आप अधिगम करते हैं। तो ये हमने आज जाना गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्टवादियों का ये जो अधिगम का सिद्धांत है उसके बारे में हमने चर्चा की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एडू फर्स्ट हमारा चैनल है, जिसपे हम सीटेट से रिलेटेड मटेरियल अपलोड करते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं, तो ये आपकी तैयारी में आपकी मदद करेगा। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।